गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट इंडिसेस एंड रिटर्न्स। मार्केट इंडेक्स का मतलब होता है कि जितने भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं उन सबको हम एक ग्रुप में कंबाइन करके और उसके ओवरऑल पोजीशन को शो करने के लिए हम एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स अगर एक ही बनाते हैं तो उसको हम इंडेक्स कहेंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी कंपनियों के ग्रुप बना के और अलग अलग इंडेक्स बनाते हैं तो उन सबको मिला के हम इंडिसेस बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अलग अलग कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दो अपने मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक BSE जिसको हम शो करने के लिए सेंसेक्स कहते हैं, और निफ्टी जो है उसके लिए हम निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि BSE के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है वो 30 है, और उस 30 कंपनीज़ का जो ग्रुप बनाया पूरा एक, उसको हम कहेंगे सेंसेक्स, तो वो एक इंडेक्स हो गया। इसी तरह से बाकी जो 2000 कंपनीज़ हैं उसके टोटल उसमें से 50 कंपनियां जो बेस्ट है उनकी अगर हम टोटल करके और एक इंडेक्स बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं निफ्टी 50। इस तरह से बैंकिंग सेक्टर के जितने भी कंपनीज़ हैं उसमें टॉप की जो 12 कंपनीज़ हैं उनका हमने ग्रुप बना के एक उस ग्रुप का नाम दिया, उसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल के जितने शेयर्स हैं उन सबको अगर हम कंबाइन करके और उसका एक ग्रुप बनाएंगे तो कहलाएगा निफ्टी फार्मा। ठीक है, इसी तरह से IT के शेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी शेयर्स हैं उन सभी शेयरों को इकट्ठा करके और उसकी जो कंपनीज़ का ग्रुप बनाएंगे उसको हम कहेंगे निफ्टी IT। इसी तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक, अब ये जितने भी इंडेक्स हमने बनाए, सेंसेक्स, निफ्टी 50, फार्मे का, IT का, बैंक का, इन सबको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंडिसेस, बहुवचन हो गया, है ना। तो अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच शोज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। To create an index, a few similar kinds of stocks are chosen from among us the securities already listed on the exchanges and grouped together. स्टॉक मार्केट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेज़र होता है, जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स हैं उनके अंदर जितना भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को शो करने के लिए हम एक स्टैटिस्टिकल मेज़र काम में लेते हैं जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। To create an index, a few similar kinds of stocks are chosen from amongst the security already listed on the exchange. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से कुछ कंपनियों को सेलेक्ट करके उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, द क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कुड बी द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मार्केट कैपिटलाइजेशन और द साइज ऑफ द कंपनी। अब आप कहोगे सर स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे ग्रुप बनाने के लिए, तो डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब फार्मा का सारा एक जगह मिला देंगे तो निफ्टी फार्मा कहलाएगा, है ना। IT की इंडस्ट्री सारी एक तरफ कर देंगे तो निफ्टी IT कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइज का मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। जैसे एक शेयर 500 रुपये का है और ऐसे अगर उस कंपनी के 5 लाख शेयर या 5 करोड़ शेयर जितने भी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। तो जिसकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उस टॉप वाले को हम लेंगे। या फिर क्या हो सकता है, कंपनी की साइज़ के हिसाब से, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है ना, उसके आधार पे भी हम कंपनी का क्या कर सकते हैं, टर्नओवर कितना है, उसके आधार पे हम कंपनी की साइज़ का डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके आधार पे हम ग्रुप बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस इज कंप्यूटेड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू है उसके आधार पर हम इंडेक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। एनी चेंज टेकिंग प्लेस इन द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। जैसे ही शेयर की प्राइसेस में मूवमेंट होगा, चाहे अप में हो या डाउन में हो, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इंडेक्स की वैल्यू पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपके अभी जैसे आपने 10th क्लास पढ़ा
10th क्लास के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, और आपके साइंस, है ना, ये सारे इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक मान लो। अब आपने हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, सिविक्स के, सोशल साइंस के मार्क्स, इन सबको इकट्ठा करते हैं तो आपके 10th का परसेंटेज बनता है। तो जो 10th का परसेंटेज है वो आपके नाम का क्या है, एक 10th का इंडेक्स हो गया। अब अगर हिंदी के मार्क्स में ऊपर नीचे होता है तो आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। या मैथ्स के मार्क्स अगर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो आपका टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो हमने सभी सब्जेक्ट को मिला के एक 10th क्लास का परसेंटेज निकाला। जैसे आपके हिंदी में 70 आए, मैथ्स में 60 आए, साइंस में 50 आए, इस तरह से आपने टोटल मिला के एवरेज आया 65। तो वो क्या हो गया, आपके इंडेक्स का पॉइंट हो गया 65। अब जैसे ही आपके उस नंबरों में से हिंदी के नंबर बढ़ा दो तो क्या होगा, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। या इंग्लिश के मार्क्स कम कर दो तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो वो जो इंडेक्स की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके स्टॉक की प्राइस पे। तो आपके 10th मार्क्स का परसेंटेज किस पे डिपेंड कर रहा है, हिंदी इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे ओवरऑल आपके 10th का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर आप किसी पेपर में रिवेल कराओगे और उसके मार्क्स बढ़ गए तो आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवेल से मार्क्स बढ़े, वैसे ही अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उस जिस इंडेक्स में वो है उस इंडेक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से इंडेक्स है वो हमको दिखाता है। अब अभी आपका बीएससी सेंसेक्स जो है वो अभी आपका 30,000 पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी शेयर हैं 30 शेयर, उन सभी शेयरों की वैल्यू को हमने बेस मान के जब उसकी प्राइस कैलकुलेट की तो वो कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है। अब ओवरऑल अगर 300 शेयरों में भाव बढ़ता है तो आपका इंडेक्स 30,000 से प्लस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आधे शेयरों का कम और आधे शेयरों का ज़्यादा बढ़ा तो अब वेटेज अगर जो आधे शेयर उनका ज़्यादा बढ़ गया और घटने वाले का कम घटा तो आपका इंडेक्स ओवरऑल क्या होगा, थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा। लेकिन अगर घटने वाले ज़्यादा घट गए और बढ़ने वाले कम घटे तो ओवरऑल आपका क्या होगा, सेंसेक्स माइनस में दिखाएगा। सबका एक साथ कम हो जाएगा तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो इस तरह से हम उनके शेयर की प्राइस के आधार पर डिसाइड करते हैं। अब वही 30 शेयर अगर आपके निफ्टी में भी है और 20 शेयर और जोड़ दिए तो निफ्टी 50 हो गया, 50 शेयर हो गए। तो 50 शेयरों का हमने एक ग्रुप बना के निफ्टी 50 बना दिया। इस तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे शेयर आप बना सकते हो। मिड कैप का मतलब क्या हुआ, जिसकी प्राइस है वो ज़्यादा हाई न हो के कम होती है। जिसकी प्राइस ज़्यादा होती है वो तो क्या कहलाता है, आपका लार्ज कैप कहलाता है। जिसकी शेयर की प्राइस कम होती है वो मिड कैप कहलाता है, और जिसकी प्राइस बहुत कम होती है वो स्मॉल कैप कहलाता है। स्मॉल कैप, कैप का मतलब कैपिटल, ठीक है, जो उसके शेयर की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्मॉल कैप कहलाता है। A stock market reflects overall market sentiment and direction of price movement of products in the financial commodities or any other markets. जब भी आपका ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है या डायरेक्शन अगर पॉजिटिव जाता है तो इंडेक्स प्लस में जाएगा, और अगर डायरेक्शन माइनस में जाता है तो इंडेक्स नेगेटिव साइड में जाएगा। तो आपको इंडेक्स को देख के हम पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट के अंदर सभी शेयरों के भाव ऊपर जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। Some of the notable indices in India are benchmark indices like NSE Nifty and BSE Sensex। मैंने आपको बता दिया ना, मेन जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो है उसके अंदर हमने उसका ग्रुप के ऑफ शेयर का क्या नाम रखा, निफ्टी, और उसमें शेयर कितने हैं, निफ्टी 50। इसी तरह से BSE के अंदर जो है उसको हमने नाम रखा सेंसेक्स, ठीक है। इस तरह से BSE 100। नेक्स्ट है इंडिसेस बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन लाइक BSE स्मॉल कैप, मिड कैप, जो मैंने आपको बताया था। सेक्टर वाइज बनाएंगे तो निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक, इस तरह से आप ओवरऑल है वो बना सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये स्टॉक इंडिसेस हमको बनाने क्यों होते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मेन चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन को शो करने के लिए स्टॉक इंडिसेस का आवश्यक है। एक एक शेयर के भाव अगर ऊपर नीचे हो रहे तो हमको नहीं पता चलेगा कि ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्सेस को हम काम में लेते हैं। अब आपके एक सब्जेक्ट हिंदी में तो 100 में से 100 नंबर है, और इंग्लिश और मैथ्स के अंदर आपके 30-30 नंबर है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज 100% थोड़ी कहलाएगा, वो परसेंटेज तो आपका कम ही कहलाएगा।
तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 10th की मार्कशीट बनाते हैं परसेंटेज वाइज कि हमारा 60% बना, 70% बना। तो वह एवरेज दिखा रहा है कि आज एवरेज आपका मार्क्स है वो ऑन एन एवरेज 70% सब सब्जेक्ट में मानते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 70 नहीं होते। इसी तरह से अगर इंडेक्सेस डाउन दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे शेयर डाउन है, कुछ शेयर डाउन हो सकते हैं, कुछ शेयर पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो दिखाता है कि माइनस में चल रहा है कि प्लस में चल रहा है। ठीक है। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक्ट लाइक अ बैरोमीटर विच शोज द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द मार्केट। दे फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स इन आइडेंटिफाइंग द जनरल पैटर्न ऑफ द मार्केट। इन्वेस्टर्स टेक प्लेस द स्टॉक मार्केट एज अ रेफरेंस टू डिसाइड अबाउट विच स्टॉक्स टू गो फॉर इन्वेस्टिंग। इस इंडिसेस को हम देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके इंडेक्स को देख के हम पता कर सकते हैं। अभी जैसे अभी बीच में हमारा इंडेक्स था वो 12,500 था निफ्टी का, और जैसे ही कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुए तो हमारा इंडेक्स कितना पहुंच गया, 7,500। तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी शेयर होंगे उन सबके भाव कम हुए होंगे। 3,000 पॉइंट इंडेक्स का गिरना मतलब ओवरऑल शेयर के भाव भी क्या हुए होंगे, बहुत ज़्यादा कम हो गए होंगे। अब वापस 7,500 से वापस 11,500 600 तक पहुंच गया, इसका मतलब जो नेगेटिविटी थी वो सारी क्या हो गई, कम हो गई और मार्केट पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे शेयर पॉजिटिव में आ गए। कुछ शेयर तो क्या हुआ, जस्ट डबल और ट्रिपल भाव में आ गए, कुछ शेयर है वो डबल हुए, कुछ है वो सिर्फ 70% ही बढ़े, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो पहले जो भाव था उससे भी कम है। मतलब जब इंडेक्स 7,500 था उस समय जो भाव था उससे भी कम भाव में अभी चल रहे हैं, जबकि निफ्टी है वो 11,500 पे आ गई। तो हम खाली एक शेयर को देख के इंडेक्स के पैटर्न को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, पहला है एड्स इन स्टॉक पिकिंग। जब भी आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना हो तो इस तरह में आपकी सहायता करता है कौन, इंडेक्स। इंडेक्स को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। इन अ शेयर मार्केट यू वुड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, ब्रॉडली पिकिंग द अप्रोप्रिएट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट मे सीम्स लाइक अ नाइटमेयर। Without a benchmark, you may not be able to differentiate between the stocks. Simultaneously, sorting the stock become a challenge. In this situation, a stock market acts like an instant differentiator. It classifies the companies and their share based on key characteristics like the size of the company, sector, industry. ये जो मैंने पहले आपको समझा रखा है वही पूरा लिखा हुआ है कि स्टॉक पिक करना मतलब स्टॉक में सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक इंडिसेस है वो हमारी हेल्प करता है। अगर इंडिसेस प्लस में है तो हमको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर इंडिसेस माइनस में चल रहा है तो हमको शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इन्वॉल्व्स रिस्क एंड यू नीड टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। स्टडिंग अबाउट स्टॉक इंडिविजुअली मे सीम वेरी इम्प्रैक्टिकल। Indices helps to fill the knowledge gaps that exist amongst the investor. They represent the trend of the whole market or a certain sector of the market. In India, the NSE Nifty, the BSE Sensex act as the benchmark indices. They are believed to indicate the performance of the entire stock market. In the same manner, an index which is made up of the pharma stock is assumed to portray the average प्राइस ऑफ स्टॉक्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये जो इंडिसेस जो होती हैं वो आपको शो कर रही है कि आपको कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने शेयर्स होल्ड करने चाहिए, कितने शेयर्स सेल करने चाहिए, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड करने का काम करता है। अभी आपका नॉलेज क्या है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या चल रही है उसके बीच में जो गैप होता है उसको फिलअप करने का भी ये काम करता है। ठीक है। द पैरामीटर फॉर पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब सेम कंपनी का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या भाव चल रहा है और अभी इसके अंदर क्या चल रहा है और कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिफोर इंक्लूडिंग अ स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो यू हैव टू असेस वेदर इट्स वर्थ मनी। By comparing with the underlying index, you can easily judge the performance of a stock. If the stock gives higher returns than the index, it's said to have outperformed the index. ठीक है। अगर आपने किसी स्टॉक्स के अंदर रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है इंडेक्स के कंपैरिजन में तो हम कह सकते हैं
कि जो स्टॉक है वो हमको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इफ़ इट गिव्स लोअर रिटर्न द इंडेक्स इट सेट टू हैव अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। अगर वो आपको रिटर्न है वो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम दे रहा है तो इसको हम कहेंगे कि वो अंडर परफॉर्म्ड है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडेक्स है वो आपका 7,500 से वापस 11,500 आ गया, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिनका भाव है वो डबल नहीं हुआ है बल्कि पहले से भी कम हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये अंडर परफॉर्म्ड है। यू वुड डेफिनेटली वांट टू इन्वेस्ट इन अ मल्टी बैगर सो एज टू जस्टिफाई द रिस्क एज्यूम। मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है, जिसका पैसा है वो 2 गुना 3 गुना तक होने की संभावना होती है, उसको हम मल्टी बैगर कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे रिलायंस कंपनी थी, उसका 1600 का जब भाव था, वहाँ से जब वो क्रैश हुआ तो उसका भाव हो गया 850 रुपीज़ का। जब निफ्टी है वो 12,000 से 7,500 रुपये आ गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट बढ़ा तो इंडेक्स तो 7,500 से 11,000 ही पहुंचा, लेकिन रिलायंस है वो 8,000 से बढ़ के 800 से बढ़ के 2400 के भाव में आ गया, 3 गुना बढ़ गया। लेकिन इंडेक्स 3 गुना नहीं बढ़ा। इंडेक्स को अगर 7,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 22,500 होता है, जबकि इंडेक्स तो 11,000 पे ही है। तो हम इसको हम कहेंगे कि आउट परफॉर्म किया है रिलायंस ने। लेकिन उसी तरह अगर SBI का देखते हैं तो SBI का भाव उस समय 325 का था, जब इंडेक्स गिरा उस समय उसका भाव 150 रुपये आ गया था। अभी वापस इंडेक्स तो है वो 1100 के आसपास पहुंच गया, 11,000 के आसपास, लेकिन SBI का भाव अभी भी 200 के नीचे ही चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अंडर परफॉर्म। ठीक है, तो हम इंडेक्स को देख के है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस शेयर के बारे में पूरी हिस्ट्री निकालनी ज़रूरी होती है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में 12 शेयर आते हैं, तो बैंक निफ्टी अगर बढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे 12 शेयर बढ़े होंगे, कुछ का बहुत भाव बढ़ गया, कुछ का कम बढ़ा है। डी पॉइंट है रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट। व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी मार्केट्स अमंग्स द अदर थिंग्स, knowing investor sentiment becomes an important aspect. It is because the sentiment affects the demand for stock, within in turn impacts the overall price. In order to invest in the right stock, you would know the reason behind the rise fall in its prices. At this place, indices helps to gauge the mood of investors. You may even recognize investor sentiment for a particular sector and across market capitalizations. जो इन्वेस्टर होता है मार्केट के अंदर, क्या होता है कि जब भी भाव या प्राइस अप या डाउन होती है तो उसके अंदर हम कहते हैं कि एक तो इंडिकेटर जो होते हैं टेक्निकल जिसको हम बोलते हैं, एक होता है कंपनी का फंडामेंटल, और तीसरी चीज़ होती है वो होती है कस्टमर या इन्वेस्टर का सेंटीमेंट। अगर सब लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट तो गिर जाएगा या इस शेयर के भाव गिर जाएंगे या कंट्री के बीच में वार होने वाला है ना, या फिर दो देशों के बीच में ट्रेड है वो सही सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उस सेंटीमेंट की वजह से लोगों को लगता है कि भाव गिर जाएंगे, तो लोग बेचने का काम करते हैं, तो उस समय मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल हो जाता है। और कभी किसी कंपनी की अच्छी रिपोर्ट आ गई या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, 3 महीने का रिटर्न बहुत अच्छा ज़्यादा हो गया, तो उस केस में है वो लोग क्या करते हैं, उसको खरीदने का काम करते हैं और उस समय उसके भाव है वो बढ़ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो मार्केट के जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो कस्टमर के सेंटीमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, फिर आगे के जो पॉइंट है वो मैं आपको कल इसके आगे से हम कंप्लीट करेंगे।